Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस C4 साइकिल। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डार्क रिएक्शन में 3 प्रकार से हो सकता है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथवे। C3 साइकिल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे C4 साइकिल यानी कि हैच एंड स्लैक पाथवे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि C4 प्लांट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ या C4 फोटोसिंथेसिस का इवोल्यूशन क्यों हुआ। लगभग 100 मिलियन ईयर्स पहले C3 प्लांट्स अर्थ पर डोमिनेंट थे। उस वक्त एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज के समय से 5 से 10 गुना ज्यादा थी। अब समय के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम होने लगी, जिसकी वजह से C4 फोटोसिंथेसिस का इवोल्यूशन हुआ। आज के समय में लगभग 85% प्लांट्स जो हैं, 85% टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो C3 फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और लगभग 3% प्लांट जो हैं वो C4 साइकिल परफॉर्म करते हैं या C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे को परफॉर्म करते हैं या फॉलो करते हैं। इसके अलावा लगभग 10% प्लांट्स ऐसे हैं जो कैम साइकिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं। C4 प्लांट्स की लगभग 500 जेनरा प्रेजेंट है पूरे अर्थ पर। उनमें 500 जेनरा की 8000 से 10,000 स्पीशीज अवेलेबल हैं जो C4 फोटोसिंथेसिस करती हैं। उन 8 से 10,000 स्पीशीज में से 6 से 8,000 स्पीशीज जो हैं वो ग्रैमिनी और सैपरेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और जबकि 2000 स्पीशीज के लगभग यानी कि 100 जेनरा के लगभग डाइकोटिलिडनस प्लांट्स हैं, मींस डाइकॉट प्लांट्स हैं। तो लगभग 400 जेनरा जो हैं वो मोनोकॉट्स हैं और लगभग 100 जेनरा जो हैं वो डाइकॉट्स प्लांट्स हैं जिनमें C4 फोटोसिंथेसिस होती है। मोस्टली मोनोकॉट्स C4 फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। मोनोकॉट्स जैसे कि शुगर केन, मेज, सोरगम, इन प्लांट्स में C4 फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है या C4 साइकिल पाई जाती है। C4 साइकिल ने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फोटो रेस्पिरेशन। जो हमने C3 प्लांट्स में हमने देखा था कि वहां पे C3 साइकिल के साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन भी होती थी। फोटो रेस्पिरेशन की वजह से लगभग 25% ऑफ कार्बन जो है वो वेस्ट हो जाता था और सिर्फ 75% ही कार्बन जो है वो फिक्स होता था एज अ कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो वो प्रॉब्लम, फोटो रेस्पिरेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो भी C4 साइकिल में, मींस C4 प्लांट्स में सॉल्व हो गई है। यहाँ पे C4 साइकिल में फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इस पाथवे को C4 पाथवे भी कहा जाता है। सबसे पहले कॉशक, हार्ट और बर्न ने 1965 में ये शुगर केन की पत्तियों में रिपोर्ट किया था कि वहां पे फोटोसिंथेसिस बहुत फास्ट हो रहा है और उस फास्ट फोटोसिंथेसिस की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड। इस चीज को एमडी हैच और सीआर स्लैक ने 1966 में कंफर्म किया। जो कॉशक, हार्ट और बर्ग की जो डिस्कवरी थी उसको उन्होंने हैच और स्लैक ने कंफर्म किया और उन्होंने ये पाया कि शुगर केन की पत्तियों में 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की सेल्स हैं और साथ में 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हैं। उन दोनों प्रकार की सेल्स में अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स जो हैं, जो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक रिंग प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल्स की रिंग प्रेजेंट है, उनमें नॉर्मल ग्रेना पाए जाते हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट में नॉर्मल ग्रेना प्रेजेंट है। जबकि बंडल शीथ के चारों तरफ एक और मेसोफिल सेल्स की लेयर पाई जाती है जिनमें उनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो C4 साइकिल कैरी ऑन हो रही है,
यहाँ पे दो तरह के क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में। जिन प्लांट्स में C4 साइकिल पाई जाती है उन्हें C4 प्लांट्स कहा जाता है, और जिन प्लांट्स में C3 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल पाई जाती है उन्हें C3 प्लांट्स कहा जाता है। C3 साइकिल जो है वो मेसोफिल सेल्स में होती है। वहीं पर मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों कैरी ऑन होती है। तो यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम के डुअल नेचर की वजह से वो ऑक्सीजनेशन भी करता है और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी होती है। तो जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तब वो CO2 को फिक्स करते हुए कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेगा यानी कि C3 साइकिल परफॉर्म करेगा। और जब एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा उसके लीफ के सेल्स के मेसोफिल सेल्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है, और वो RuBP के साथ कंबाइन करके मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवा करके फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैरी ऑन करता है। फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है उसका 25% बिना किसी प्रोडक्टिव के लॉस हो जाता है, यानी कि बिना किसी प्रोडक्टिव कंपाउंड फॉर्मेशन के लॉस हो जाता है। तो इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन जो है एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इस वेस्टफुल प्रोसेस को C4 प्लांट्स ने अवॉइड कर लिया है। C4 प्लांट्स के पत्तों में एक स्पेशल प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्रैंस एनाटॉमी। क्रैंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है रथ या रिंग। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक कोशिकाओं की परत पाई जाती है। इस परत को कहा जाता है बंडल शीथ लेयर, या इन सेल्स को कहा जाएगा बंडल शीथ सेल्स। इन बंडल शीथ सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें ग्रेना वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे स्टार्च की मात्रा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इनके जो क्लोरोप्लास्ट उनको ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है इसी में रुबिस्को एंजाइम भी प्रेजेंट है। बंडल शीथ सेल्स की जो लेयर है इसके बाहर की तरफ मेसोफिल सेल्स की लेयर पाई जाती है। इन मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें ग्रेना एब्सेंट है, तो यहाँ के क्लोरोप्लास्ट को कहा जाएगा ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट और ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि C4 प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वो डाइमॉर्फिक है। यहाँ पे दोनों रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों अलग अलग सेल्स में हो रही, जबकि C3 प्लांट्स में हमने देखा था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही मेसोफिल सेल्स में हो रही थी। यहाँ पे लाइट रिएक्शन मेसोफिल सेल्स में हो रही है और डार्क रिएक्शन जो है वो बंडल शीथ सेल्स में हो रही है। तो मेसोफिल सेल्स में है ये लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रही है, और जो डार्क रिएक्शन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन हो रहा है वो बंडल शीथ सेल्स के अंदर हो रही है। बंडल शीथ सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट है यहीं पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। अब क्योंकि रुबिस्को एंजाइम अलग सेल्स में प्रेजेंट है तो यहाँ पे इन रुबिस्को एंजाइम का ऑक्सीजनेस एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मेसोफिल सेल्स में रिलीज हो रही है और रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एक वेस्टफुल प्रोसेस जो C3 प्लांट्स में पाया जाता था जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कह रहे हैं, वो फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में कंप्लीटली एब्सेंट है, जिसकी वजह से C4 प्लांट्स ज्यादा प्रोडक्टिव है इन कंपेयर टू द C3 प्लांट्स।
नाउ C4 साइकिल को ही हैटन स्लैग पाथवे भी कहा जाता है और इसी को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहा जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर करके मेसोफिल सेल्स में पहुंचती है। मेसोफिल सेल्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनोल पायरुवेट से कंबाइन करके 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड फॉर्म करता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटेलाइज कर रही है वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में इंटरकन्वर्ट हो सकता है। ये मैलिक एसिड फिर ट्रांसफर होता है बंडल शीथ सेल्स के अंदर। यहाँ पे इस मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है और एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड वापस से मेसोफिल सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है ये कार्बन डाइऑक्साइड RuBP के साथ कंबाइन करके C3 साइकिल रन करती है और इस तरह से C3 साइकिल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ C4 पाथवे में फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीटली एब्सेंट है, इसीलिए ये साइकिल C3 साइकिल के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट है। अब हम C4 साइकिल को यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू मेसोफिल सेल्स में एंटर करती है और यहाँ पे PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है। ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज जो कर रही है वो एंजाइम है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है। मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है। यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है वो है PEP कार्बोक्सिलेज, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करता है PEP के साथ। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और PEP फिक्स होते हैं तो ये 4 कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड क्योंकि 4 कार्बन एसिड है इसीलिए ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भी है इस साइकिल का, इसलिए इस साइकिल को C4 साइकिल कहा गया है। अब ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है ये मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में इंटर कन्वर्ट हो सकता है। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए यहाँ पे NADPH2 का डिहाइड्रोजनेशन होता है। यहाँ पे मैलिक एसिड बनने के बाद ये मैलिक एसिड ट्रांसफर हो जाता है बंडल शीथ सेल्स के अंदर। ये मैलिक एसिड बंडल शीथ सेल्स के अंदर ट्रांसफर होने के बाद फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बंडल शीथ सेल में रिलीज हो जाती है और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। इस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को जो कैटेलाइज कर रहा है जो एंजाइम वो है मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये जो 3 कार्बन कंपाउंड जो बना है यहाँ पे ये पायरुविक एसिड ये वापस से चला जाता है मेसोफिल सेल्स के अंदर। यहाँ पे ये मेसोफिल सेल्स के अंदर जाने के बाद ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के दौरान यहाँ पे जो एंजाइम वो काम कर रहा है वो है फॉस्फोपायरुविक डाइकाइनेज और यहाँ पे साथ में एक ATP भी यूटिलाइज हो रहा है क्योंकि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में और ये फिर से ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करता है। तो इस तरह से ये C4 साइकिल चलती है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है बंडल शीथ सेल में और बंडल शीथ सेल में जो है यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम क्योंकि अब यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन चलती रहती है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे कार्बोक्सिलेज की तरह ही एक्ट करेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP के साथ फिक्स करके 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लाइसिडिक एसिड बनाएगा जो कि फिर कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड से वापस से RuBP का रीजनरेशन हो जाएगा और साथ में कुछ अमाउंट जो है कार्बोहाइड्रेट का भी बनता जाएगा। मीन्स यहाँ पे C3 साइकिल चलती जाएगी। तो C4 साइकिल में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्क का डिवीजन हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है और यहाँ पे दोनों चीजें जो है अलग अलग जगह पर हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट जो हो रही है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रही है और यहीं पे लाइट रिएक्शन भी हो रही है
लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर चली जाती है कहाँ पर, बंडल शीट सेल्स के अंदर, जहाँ पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है जो इसको फिक्स करने का काम करता है। अब यहाँ पे जो इस साइकिल की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि जब बंडल शीट सेल्स के अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रही, क्योंकि ऑक्सीजन को तो कहाँ रिलीज हो रही है, मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रही है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, जो कि बंडल शीट सेल में नहीं होती है लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ही मात्रा प्रेजेंट है, इसलिए रुबिस्को एंजाइम हमेशा कार्बोक्सिलेज की तरह ही एक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीटली एब्सेंट है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि C3 साइकिल से ज्यादा C4 साइकिल एफिशिएंट है। एफिशिएंसी के मामले में देखें तो यहाँ पे C4 साइकिल ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन को ये साइकिल अवॉइड कर रही है। तो ये यहाँ पे हमारा C4 साइकिल कंप्लीट होता है। थैंक यू।